वेलकम बैक टू जुडिशरी अड्डा। मैं हिमांशु तिवारी। आज हम लोग सेक्शन 15 और 16 को देखेंगे। जनरली लोग इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये मेंस में नहीं आता, लेकिन प्री में आता है और उससे भी ज़्यादा व्यवहारिक में समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो धारा है, ये धारा 13 और 14 की पूरक धारा है, ये उसे कंप्लीट करती है। और ये 13 और 14 को समझने के लिए 15 और 16 को पढ़ना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। जनरली लोग इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ प्री में आता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को ये चीज़ ध्यान से देखनी है और व्यवहारिक जीवन में भी समझ लेना है, ठीक है। धारा 15 की लैंग्वेज क्या कह रही है, सबसे पहले ये ध्यान देने वाली है। उस वर्ग को अंतरण जिसमें के कुछ व्यक्ति धारा 13 और 14 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को अंतरण किया जा रहा है। अब इसे हम लोग पढ़ने से पहले आपको हम एक कहानी की तरह एक उदाहरण बताते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि ए और बी मान लीजिए हैं। ए क्या काम करता है, ए है वो बी को, किसे, बी को, फिर उस और बी को जीवन पर्यंत के लिए एक प्रॉपर्टी है ए के पास, ठीक है, वो बी को जीवन पर्यंत के लिए देता है। लाइफ टाइम आप इसका यूज़ एंड एंजॉयमेंट करेंगे। उसके बाद ए क्या कहता है, इसके बाद आप ए जो है बी के बच्चों के लिए, बी के जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या काम करता है, कहता है ये शर्त के साथ प्रॉपर्टी को देता है, ये कहते हुए कि इनकी जो बच्चे होंगे इनके, वो अगर मान लीजिए लड़कियां हो रही हैं, चाहे जितनी लड़कियां हो रही हैं, वो क्या काम करेंगी, वो जीवन पर्यंत के लिए अपना उपयोग कर पाएंगी, ठीक है, जीवन भर के लिए। जैसे इसको इंटरेस्ट दिया वैसे इसको भी दिया, लेकिन कंडीशन क्या है, ये तो जिंदा है लेकिन ये जिंदा नहीं है। और क्या कह रहा है, एक अगर मान लीजिए यहाँ पे बच्चा भी, लड़का भी हो जाता है, तो लड़कियों के लिए कंडीशन लगा रहा है, लड़कों के लिए कंडीशन नहीं लगा रहा है। लड़कियों के लिए क्या कंडीशन लगा दिया कि ये मात्र केवल जीवन भर इसका उपयोग कर पाएंगी, बाकी नहीं कर सकती। लेकिन लड़के के लिए क्या कह दिया है, हाँ ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी वेस्टेड इंटरेस्ट में चली जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है अजीब सा दिखने वाला एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। इस वजह से सेक्शन 15 को यहाँ पे रखा गया और ये बताते हुए कहा गया कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो अब क्या हो सकता है। अब ऐसा अंतरण पुत्रियों के लिए क्या हो जाएगा, अपने आप से ही। अगर आप लोग को धारा 13 याद आ रही हो, सेक्शन 13 अगर आप लोग को याद आ रहा हो, तो 13 में हम लोगों ने क्या देखा था, 13 में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई अजन्मा व्यक्ति है उसके लिए अंतरण की बात की गई थी। और वहाँ पे क्या कर रहे थे, जो अजन्मा व्यक्ति था उसे हम पूर्ण हित दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या लड़कियों को पूर्ण हित मिल रहा है, तो आंसर है नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो कह रहा है केवल मात्र पूर्विक हित की तरह जैसे बी को दे रहा है, वैसे ही क्या कह रहा है कि इसको भी प्रयोग कर सकती हैं लड़कियां मात्र, और इसको ना तो ट्रांसफ़र कर सकती हैं और उनको कोई राइट नहीं रह जाता है, केवल यूज एंड एंजॉयमेंट का राइट रह जाता है। लेकिन वही जगह लड़के के पक्ष में अब क्या होगा, मान लीजिए बी के 3 लड़के हो जाते हैं। ए ने प्रॉपर्टी दी, आपको याद आना चाहिए, ए ने प्रॉपर्टी दी बी को, आप जीवन भर इसका उपयोग करिए, लेकिन जो आपके बच्चे होंगे उनमें से अगर लड़कियां होती हैं तो केवल जीवन पर्यंत उसका उपभोग कर पाएंगी, लेकिन लड़का होता है तो उसको हित दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए एक लड़का हो जाता है और 2 लड़कियां हो जाती हैं, तो लड़कियों के पक्ष में अंतरण अपने आप से क्या हो जाता है, विफल हो जाता है, क्योंकि 13 बार्ड कर देती है, सेक्शन 13 तुरंत से बार्ड कर देती है। क्या लड़के के पक्ष में ये अंतरण अब क्या होगा, इसकी जब बात की गई तो कहा गया कि लड़के के पक्ष में जो अंतरण किया गया है ये निष्फल नहीं होगा। मतलब क्या हो जाएगा, उसको जो है पुत्र के हित के अंतरण का सृजन माना जाएगा और ये कहा जाएगा हाँ ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है बच्चे के लिए, लेकिन लड़कियों के हित में जो की गई है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, विफल हो जाएगी, ठीक है। इसकी एक बार लैंग्वेज हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। लैंग्वेज कह रही है कि यदि संपत्ति अंतरण में उस संपत्ति में किसी हित का सृजन ऐसे व्यक्तियों के लिए कि किसी वर्ग के फायदे के लिए, ठीक है, किया जाता है जिनमें से कुछ के संबंध में, अब वही बात आ गई नहीं, कुछ के संबंध में, ठीक है, क्या किया जा रहा है, ऐसा ही धारा 13 और 14 में अंतर्विष्ट नियमों में से किसी के कारण निष्फल हो जाता है।
वही उदाहरण हमने दिया जैसे लड़कियों के लिए निष्फल हो रहा है, तो वही कह रहे हैं ऐसा 13 और 14 के नियमों के कारण वो ऐसा हित कैसा हो रहा है, निष्फल हो जा रहा है। तो ऐसा हित केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए, केवल उन्हीं व्यक्तियों के संबंध में, न कि संपूर्ण वर्ग के संबंध में निष्फल हो जाएगा। यानी कि आपको समझ में आ चुका होगा उदाहरण के तौर पर कि अगर 13 और 14 से बाढ़ हो रहा है, जैसे उसने कहा कि जो जन्मेंगी पुत्रियां उनको केवल आजीवन हित मिलेगा, तो उसका वहाँ से क्या हो गया, 13 से तुरंत वो बाढ़ हो गई, तो उनके तो हित, उनके जो अंश का अंतरण था वो क्या हो गया, तुरंत से वहीं से विफल हो गया। अब वो जो है इन्फोर्स नहीं हो सकता है। लेकिन वही जगह लड़कों के पक्ष में क्या हो गया, वहाँ पे वो मान लिया गया। इसीलिए 15 ये कहती है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों के संबंध में, न कि संपूर्ण वर्ग के संबंध में निष्फल हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत ईजिली ये सेक्शन आ गया होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन 16 जो है अंतरण की किसी पूर्विक हित की निष्फलता पर प्रभावी होना बताता है। ये भी एक कहानी की तरह समझ लेना बहुत आसान है। ये सब बहुत व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली धाराएं हैं। जनरली लोग इसको अवॉइड करते हैं कि ये आती नहीं है। जब भी आप कहीं भी किसी की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं या फिर कल के लिटिगेशन में जा रहे हैं या फिर जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आप लोग को ये काम आने वाली हैं। या आप लोग का जो इंटरप्रिटेशन का तरीका होगा वो उसको और ज़्यादा इन्हेंस करेंगी। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बाय वन बहुत अच्छे से देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, 16 क्या कह रही है कि अंतरण का किसी पूर्विक हित की निष्फलता पर प्रभावी होना। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ए ने कोई प्रॉपर्टी अंतरण किया बी के लिए और ये कह दिया कि इनको इससे पहले एक लोग को ये अगर ये विफल हो रहा है तभी सी को मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी दो लोग को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या लगा रहे हैं, ये वाली जो ये वाला अगर कंडीशन इनकी फुलफिलमेंट हो जा रही है तब तो कोई बात नहीं, सी को मिलेगी नहीं। लेकिन अगर ये इनको नहीं मिल रही तब इन पे मिल रही है, तब यहाँ प्रश्न उठा क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ए क्या काम करता है कि बी को जीवन भर के लिए वो क्या कहता है कि जीवन पर्यंत एवं बी की मृत्यु के पश्चात ए को तो इसको जीवन पर्यंत के लिए, और क्या कहता है बी की मृत्यु के पश्चात उसके ऐसे पुत्रों को जो पहले 25 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लें। क्या कह रहा है, ये 25 इसको तो जीवन भर के लिए दे दिया, लेकिन जो इसके बच्चे होंगे उसको 25 साल के तक के लिए, जब वो 25 साल के हो जाएंगे तब वो प्रॉपर्टी इनको ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, प्राप्त कर लें तब मिलेगी। और अगर उसका कोई भी पुत्र 25 वर्ष की उम्र प्राप्त न करे, अब ये कंडीशन आगे लगा रहे हैं, ये जो है आगे कंडीशन लगा रहे हैं, क्या करें, अगर कोई उसका पुत्र है जो 25 वर्ष की उम्र प्राप्त न करे तो क्या होगा, सी को वसीयत कर देता है। अब ये क्या यहाँ पे कर दे रहा है, सी को वसीयत के माध्यम से दे रहा है। कह रहा है कि अगर इनको जो है नहीं मिलती है प्रॉपर्टी तो हम क्या करेंगे, सी को वसीयत कर दे रहे हैं। पहले तो बी को जीवन पर्यंत के लिए दे दिया, फिर कहा बी के जो बच्चे होंगे जब वो 25 साल के लिए हो जाएंगे तब फिर क्या करेंगे, इनको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, ये 25 साल की उम्र नहीं प्राप्त कर पाते हैं, मर जाते हैं या फिर अभी पैदा हुए ही नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रांसफ़र इनका विफल हो जाएगा। तो ये सोच रहे हैं ये वाली मेरा जो ट्रांसफ़र है अगर ये विफल हो जाता है तो क्या काम करते हैं, हम एक और बना लेते हैं और सी को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे, वसीयत के थ्रू। अब क्या ये प्रश्न उठता है कि क्या ये वसीयत के थ्रू किया गया इनका ये जो ट्रांसफ़र है ये वैल्यूएबल है, क्या ये इन्फोर्सेबल है। तो कहा गया ए की मृत्यु के पश्चात क्या होता क्या है, ए मर जाता है, ए की मृत्यु के पश्चात बी और सी जो हैं जीवित रह जाते हैं। कौन कौन जीवित रह जाता है, ए मरा, ठीक है, बी को दिया था प्रॉपर्टी और उनके बच्चों के लिए जो दिया था आगे सी के लिए। अब ए जैसे मरा तो उस समय क्या था, बी और सी जिंदा थे। ठीक, अब यहाँ ए चाह रहा था, क्या चाह रहा है कि पहले संपत्ति बी के पुत्रों जो कि किसको है 25 साल की वर्ष उन्हें पूरा हो जाए, उन्हें मिल जाए। और यदि वे नहीं कर 25 वर्ष की उम्र प्राप्त कर पाते हैं, जैसे मर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है उन्हें, तो पूर्व अंतरण पर निर्भर दूसरा अंतरण भी शून्य हो जाएगा। यहाँ पे ये नियम लागू हो जाएगा कि अगर ये अंतरण सोच रहे हैं, ये अपना लाभ देख रहे हैं कि पहले इनका पूरा हो जाए उसके बाद जो है हम यहाँ पे को दे देंगे, तो ऐसा अंतरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है,
एक बार हम लोग फिर से सेक्शन 16 की लैंग्वेज देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, अंतरण का किसी पूर्विक हित की निष्फलता पर प्रभावी होना। जहाँ की क्या कह रहा है, जहाँ की व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के फायदे के लिए श्रेष्ठ हित धाराओं 13 और 14 के में अंतर्विष्ट नियमों में से किसी के कारण ऐसे व्यक्ति ऐसे संपूर्ण वर्ग के संबंध में निष्फल हो जाता है, वहाँ उसी संव्यवहार में शिष्ट के ऐसे पूर्विक हित की निष्फलता के पश्चात, पूर्विक हित की निष्फलता के पश्चात या पर प्रभावी होने के लिए आशित कोई हित भी क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को 15 एंड 16 बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। आगे के सेक्शंस हम लोग आगे कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।